हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम बात करेंगे बच्चों रिएक्शन विद हाइड्रोजन की। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। उसमें हमने दो प्रॉपर्टीज कवर कर ली थी हमारी। अब हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद डाई हाइड्रोजन, या मैं कह दूं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ऑल एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद डाई हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स। एल्कली मेटल डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों। बात क्लियर है? और ऑल द एल्कली मेटल्स हाइड्राइड्स आर आयोनिक इन नेचर। जितने भी मेरे एल्कली मेटल्स होते हैं वो आयोनिक नेचर के होते हैं बच्चों। कैसे नेचर के होते हैं? आयोनिक नेचर के। फॉर एग्जांपल, मैं किसी मेटल की रिएक्शन डाई हाइड्रोजन के साथ करा दूं या फिर H2 के साथ करा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? मुझे एक आयोनिक हाइड्राइड मिल जाएगा। जैसे M+H-, ये क्या है मेरा? एक आयोनिक हाइड्राइड मिल जाएगा। और इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं हम। अगर दो हाइड्रोजन हमने यहां पर लिए हैं तो इसको बैलेंस हम दो मेटल के साथ कर देंगे। दो मेटल की रिएक्शन कराएंगे एक H2 मॉलिक्यूल के साथ तो हमें दो M+H- मिल जाएंगे, मतलब एक मेटल हाइड्राइड मिल जाएगा। बात क्लियर है? फॉर एग्जांपल, लिथियम हाइड्राइड हो गया, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, ऐसे कोई भी हाइड्राइड हो सकते हैं। हम उस मेटल की जगह जो भी हम मेटल लेंगे उस हिसाब से हमें हाइड्राइड मिल जाएगा। बात क्लियर है? ऑन गोइंग अप टू डाउन इन ए ग्रुप द साइज ऑफ हाइड्राइड इज सेम। जैसे कि मैं बात करूं, ऊपर से नीचे आने पर हाइड्राइड की साइज तो सेम है, बट मेटल की साइज क्या हो रही है बच्चों? मेटल की साइज इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल आपको पता है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर साइज ऑफ मेटल इंक्रीज होती है, और मेटल की साइज इंक्रीज हो रही है बट हाइड्राइड की साइज नहीं बढ़ रही है। सो फॉर ए गुड लैटिस, एक अच्छा लैटिस बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? हमें अच्छा लैटिस बनाने की जरूरत होती है बच्चों कि हमारे जो मेटल है उसका और हाइड्राइड का साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो। क्या हो? ऑलमोस्ट इक्वल हो। सो इफ वी टॉक अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड देन इट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। क्या बोला मैंने बच्चों? मैंने बोला कि एक अगर अच्छा हमें हाइड्राइड बनाना है, एक अच्छा स्टेबल लैटिस बनाना है, तो हमको मेटल की साइज और हाइड्राइड की साइज सिमिलर रखनी होगी या तो सिमिलर बनानी होगी। और सिमिलर कैसे होगी वो? पर हम देख रहे हैं कि मेटल की साइज ऊपर से नीचे जाने पे तो बढ़ती है, तो और हाइड्राइड की साइज सेम रहती है, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्राइड की स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी बच्चों। दैट मींस लिथियम हाइड्राइड मेरा जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद सोडियम हाइड्राइड होगा, फिर पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, और सबसे कम स्टेबल हाइड्राइड जो होगा वो मेरा होगा सीजियम हाइड्राइड। बात क्लियर है? दैट मींस लिथियम हाइड्राइड इज मोर स्टेबल हाइड्राइड। बिल्कुल आप इस ऑर्डर से देख पा रहे हैं कि लिथियम हाइड्राइड जो होगा मेरा वो मोस्ट स्टेबल होगा। बात क्लियर है? सो इफ द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज डाउन द ग्रुप देन द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड इज ऑल्सो डिक्रीज। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, बहुत इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हाइड्राइड ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज हो रहे हैं, दैट मींस इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है उनके अंदर, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इधर से इधर जाने पर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। तो अगर मैं इनके बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखूं तो वो भी उसका कुछ यही ऑर्डर होगा। बात क्लियर है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर उनके बीच में स्टेबल बॉन्डिंग नहीं है तो वो इजीली ब्रेक हो जाएंगे, इजीली बॉयल हो जाएंगे, इजीली मेल्ट हो जाएंगे। बात समझ में है आपको कि क्या बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा इन हाइड्राइड्स के बीच में? So if we talk about these hydrate react with the compound which have acidic hydrogen, then dihydrogen gas is evolved. क्या बोला मैंने? अगर ये मेटल हाइड्राइड ऐसे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर लें, ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर लें जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो वहां पर भी डाई हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी? डाई हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं बात करता हूं सोडियम हाइड्राइड की, Na+H- की बात करता हूं मैं बच्चों। अगर इसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ करा लें, अब क्या वाटर में एसिडिक H होती है? बिल्कुल, वाटर अपना H+ डोनेट कर सकता है, तो वाटर के साथ रिएक्शन करा ले तो यहां से H+ और H- मिलके H2 गैस को इवॉल्व कर देंगे और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देंगे। क्या बोला मैंने बच्चों? कि अगर मेरे मेटल हाइड्राइड किसी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर लें जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, तो वहां से H2 गैस इवॉल्व हो जाती है और हमें कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट मिल जाता है। तो हमने पहले बोला H2 के साथ रिएक्शन कराई है हमने, तो आप देख पा रहे हैं यहां से H+ H2O में से निकला और H- सोडियम हाइड्राइड में से निकला, और दोनों ने मिलकर H2 गैस को इवॉल्व कर दिया और NaOH बना लिया या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। इसी तरह मैं बात करूं, अगर मैं वाटर ना लेके क्या ले लूं? अल्कोहल ले लूं,
फॉर एग्जाम्पल NaH की रिएक्शन अब मैं ROH से करा दूं, ROH क्या है, कोई भी एक अल्कोहल है मेरा, अल्कोहल के साथ करा दूं, यहां पर भी मेरा क्या होगा, जो H होगा वो H प्लस की फॉर्म में निकलेगा और H2 गैस इवॉल्व कर देगा H माइनस के साथ मिलके और क्या बना देगा, NaOR बना देगा। बच्चों बात समझ में आपको यहां तक। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, अगर सोडियम हाइड्राइड की रिएक्शन में एसिटाइलिन के साथ करा दूं, एसिटाइलिन क्या होता है, इथाइन, इथाइन के साथ करा दूं तो इथाइन में भी एक एसिडिक H होता है। बच्चों हम पढ़ेंगे इसको जब ऑर्गेनिक के चैप्टर करेंगे जब, तो एसिटाइलिन में भी एक एसिडिक H होता है, तो वो अगर सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां से भी एक H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी और H2 गैस इवॉल्व होने के बाद हमको कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा। बात क्लियर है आपको यहां तक। बट NaH क्या रिएक्शन करेगा किसके साथ, इंटरनल एल्काइन हो जाए कोई, या एल्कीन हो जाए, या एल्केन हो जाए, क्या इनके साथ भी सोडियम हाइड्राइड रिएक्शन करके H2 गैस लिबरेट कर देगा, इवॉल्व कर देगा वहां से? नहीं बच्चों, इंटरनल एल्काइन के अंदर तो हाइड्रोजन ही नहीं होते हैं, इंटरनल एल्काइन के अंदर क्या नहीं होते हैं, हाइड्रोजन ही नहीं होते हैं, तो एसिडिक हाइड्रोजन की तो बात कर ही नहीं सकते। और अगर मैं एल्कीन और एल्केन के केस की बात करूं तो वहां पर भी मुझे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं देखने को मिलते हैं, तो वहां पर भी मेरे जो सोडियम हाइड्राइड होंगे या फिर आयोनिक हाइड्राइड होंगे वो एल्काइन, एल्कीन और एल्केन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। बात समझ में आई? तो क्या मतलब वो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी मेरे हाइड्राइड होंगे, आयोनिक हाइड्राइड होंगे, वो केवल और केवल उन्हीं के साथ रिएक्शन करेंगे जिनके पास एसिडिक H प्रेजेंट होगा, और जिनके पास एसिडिक H प्रेजेंट होगा उनके साथ रिएक्शन करके H2 गैस को इवॉल्व कर देंगे। बात क्लियर है यहां तक? तो ये बात थी हमारी किसकी बच्चों, ये बात थी हमारी रिएक्शन विद हाइड्रोजन की या फिर रिएक्शन विद डाइहाइड्रोजन की। बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं रिएक्शन विद हेलोजन। अगर मेटल की रिएक्शन हेलोजन के साथ करा दी जाए तो क्या होगा बच्चों, अब उसकी बात करते हैं। सो एल्कली मेटल रिएक्ट विद हेलोजन्स टू फॉर्म मेटल हैलाइड्स विच आर आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोला मैंने बच्चों कि अगर किसी एल्कली मेटल की रिएक्शन हेलोजन के साथ करा दी जाए तो वहां मेटल हैलाइड्स मिल जाएंगे हमें, और मेटल हैलाइड कैसे होंगे, आयोनिक नेचर के होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, जिनका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, जिनका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा M+X-। यहां M कोई भी एल्कली मेटल हो सकता है हमारा। बात क्लियर है? हाउएवर जबकि हालांकि लिथियम जो होगा हमारा, लिथियम हमारा कोवेलेंट नेचर का होता है, तो वो कैसा बनाएगा, वो कोवेलेंट कंपाउंड का बनाएगा या फिर कोवेलेंट नेचर का कंपाउंड बनाएगा, जबकि बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमारे वो सब क्या बनाएंगे, वो सब मेरे आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे। अब लिथियम कोवेलेंट क्यों बनाता है, बिकॉज इट हैव हाई चार्ज डेंसिटी। लिथियम के पास क्या होती है, हाई चार्ज डेंसिटी होती है। चार्ज डेंसिटी से क्या मतलब है अपना, मतलब चार्ज अपॉन साइज। चार्ज तो सारे एल्कली मेटल में सेम है पर साइज कम होती है, और साइज कम होगी तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी बच्चों। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से उसके अंदर पोलराइजेशन कैपेबिलिटी भी ज्यादा होती है। क्या होती है बच्चों, पोलराइजेशन कैपेबिलिटी भी ज्यादा होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं ये पोलराइजेशन क्या होता है। The distortion of electron cloud of the anion by the cation is called polarization। क्या मतलब हुआ पोलराइजेशन का बच्चों, कोई मेरा एक कैटाइन है और एक एनायन है। आपको सभी को पता है कि हमारे एनायन की साइज क्या होती है, एनायन की साइज ज्यादा होती है, तो जो कैटाइन है वो उसको पोलराइज कर देगा। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कैटाइन और एक एनायन मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये एनायन को डिस्टॉर्ट कर दिया इस कैटाइन ने, उसने सारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको डिस्टॉर्ट करके अपनी तरफ खींच लिया है, उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लिया है। इसी को कहा जाता है बच्चों पोलराइजेशन। तो हमने क्या बोला, लिथियम के पास जो होती है पोलराइजेशन पावर ज्यादा अच्छी होती है। सो द लिथियम प्लस आयन इज वेरी स्मॉल इन साइज एंड हैज हाई टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द नेगेटिव हैलाइड आयन। बात क्लियर है? इसीलिए जो लिथियम होता है मेरा वो क्या बनाता है, कोवेलेंट नेचर के कंपाउंड बनाता है, कोवेलेंट हैलाइड बनाता है। बात क्लियर है? अब मैं इसकी जनरल रिएक्शन की बात करूं तो वो क्या होगी, फॉर एग्जांपल मैं M से डिनोट करता हूं किसी मेटल को, किसी मेटल की रिएक्शन X2 के साथ करा दे, X2 मतलब किसी हेलोजन के साथ करा दे। मेटल मेरे कौन से हो सकते हैं, मेटल जैसे मेरे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कोई भी मेटल हो सकते हैं, उसकी रिएक्शन X2 के साथ करा दूं। X2 मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ रिएक्शन करा दूं तो मुझे क्या मिल जाएंगे, मुझे मेटल हैलाइड्स मिल जाएंगे, जैसे M+X- या फिर इसको कंबाइन करके लिख दें Mx मिल जाएंगे, मेटल हैलाइड बन जाएंगे वहां पे। बात क्लियर है? तो ये जनरल रिएक्शन होगी हमारी किसकी, रिएक्शन विद हैलोजेंस की। अब मैं बात करूं रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अगर मैं मेटल की बात करूं तो ऊपर से नीचे आने पर, लिथियम से सीजियम तक
तक हमारी जो रिएक्टिविटी होती है मेटल की वो इंक्रीज होती है बच्चों। क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्यों? बिकॉज साइज इंक्रीज, ऊपर से नीचे आने पर साइज इंक्रीज हो रही है एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? ऊपर से नीचे आने पर क्या बढ़ती है? साइज बढ़ जाती है और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। और आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो मेटल इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल देगा, इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो वो क्लोरीन के साथ इजीली रिएक्शन कर लेगा। बात समझ में है आपको? इसलिए ऊपर से नीचे आने पर मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है बच्चों। अब मैं बात करूं हेलोजन की, कि हेलोजन की रिएक्टिविटी क्या होती होगी बच्चों? हेलोजन की रिएक्टिविटी F2 से I2 जाने पर डिक्रीज हो जाती है बच्चों। क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। दैट मींस F2 मेरा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर Cl2, फिर Br2 और सबसे कम रिएक्टिव होगा मेरा I2। बात क्लियर है? तो ये थी हमारी रिएक्शन विद हेलोजेंस। इसमें हमने देखा कि लिथियम हमारा कोवेलेंट नेचर का होता है तो वो कोवेलेंट हैलाइड बनाता है, और बाकी सारे मेरे आयोनिक नेचर के होते हैं तो क्या बनाते हैं? आयोनिक हैलाइड बनाते हैं मेरे। बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह मैं एक प्रॉपर्टी की और बात करता हूं, वो है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। क्या बोला मैंने? रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करते हैं बच्चों हम। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता क्या है, या मैं कह दूं रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है ये। सो रिड्यूसिंग कैरेक्टर मींस द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने? सपोज कोई एक मेटल है, मेटल अपने पास से कितनी इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वो उसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर को शो करता है। बात क्लियर है? एंड द एल्कली मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। आप सभी को पता है कि जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं मेरे, वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं बहुत इजीली, इसलिए वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। बिकॉज ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ देयर ग्रेट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। सो मैं बात करूं रिड्यूसिंग कैरेक्टर की, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पर या फिर सोडियम से सीजियम तक जाने पर, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है बच्चों। इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि अपन को पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होती है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, दैट मींस जो नीचे वाला एलिमेंट होगा सीजियम, वो बहुत इजीली क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और अगर लिथियम की बात करूं, सोडियम की बात करूं, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करेंगे पर सीजियम के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हमको। बात क्लियर है आपको यहां तक? तो हमने क्या देखा कि ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होता है। और ये बात कर रहे हैं हम बच्चों गैसियस स्टेट में। किसमें? गैसियस स्टेट में हमने बात करी है। बट वी टॉक अबाउट रिड्यूसिंग नेचर इन एक्वस फॉर्म। अगर हम रिड्यूसिंग नेचर की बात कर रहे हैं बच्चों, तो हमसे इसका मतलब यह है कि हमें एक्वस फॉर्म के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है? एक्वस फॉर्म के बारे में पूछा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। सपोज हमारे पास कोई एक सॉलिड है, मेटल सॉलिड है, एक मेटल है जो अपने सॉलिड फॉर्म में है। अब उस मेटल को सबसे पहले गैसेस में कन्वर्ट करना होगा, और गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक एनर्जी देनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी बच्चों। तो किसी मेटल सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए उसको सब्लिमेशन एनर्जी दी गई। बात क्लियर है? तो उसको हमने बोल दिया डेल्टा एच सब्लिमेशन। देख पा रहे हैं ये डेल्टा एच सब्लिमेशन। सेकंड स्टेप में क्या हुआ? उस मेटल जो गैसेस मेटल था मेरा, उसको हमने आयन में चेंज किया। आयन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख पा रहे हो गैसेस मेटल को एक हमने आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, M+ में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमने यहां क्या दी? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहां डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो गया? आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह थर्ड स्टेप में क्या होगा? अब जो हमारा आयोनिक मेटल बन चुका है उसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ कराएंगे, क्योंकि हमें एक्वस मीडियम में लेके आना है। तो उसकी रिएक्शन हमने वाटर के साथ कराई तो हमें M+ मिल चुका है एक्वस मीडियम में। मतलब आयोनिक मेटल मिल चुका है एक्वस मीडियम में, और यहां से हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हुई। दैट मींस हमने दो एनर्जी तो प्रोवाइड करी सिस्टम को, और एक एनर्जी वहां से रिलीज हो गई है। और रिलीज होने वाली एनर्जी कौन सी है? हाइड्रेशन एनर्जी। बात क्लियर है? अब मैं इन प्रोसेस की टोटल एनर्जी की बात करता हूं। टोटल एनर्जी क्या होगी बच्चों? टोटल एनर्जी का मतलब हो गया सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। बात क्लियर है? क्या हुआ? सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन को कंबाइन करके ऐड कर दें तो वो मेरे टोटल एनर्जी हो जाएगी। और ये रिएक्शन फेवरेबल कब होगी बच्चों? जब हमारा H टोटल जो होगा वो क्या आ रहा होगा? नेगेटिव आ रहा होगा। अगर मेरा H टोटल जो है नेगेटिव आ जाता है तो ये रिएक्शन मेरी फेवरेबल रिएक्शन हो जाएगी। So if the hydration energy is more, then more negative will be the
डेल्टा एच टोटल। क्या बोला मैंने? अगर मेरी हाइड्रेशन एनर्जी जिस केस में सबसे ज्यादा निकल रही होगी वहां पर मेरा डेल्टा एच टोटल जो होगा वो मोर नेगेटिव होगा। बात क्लियर है? अब क्या आप बता सकते हैं बच्चों मुझको कि मेरा हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा कहां निकलेगी? बच्चों आप सभी को हमने पढ़ा था जब हम हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ रहे थे, वहां हमने देखा था कि लिथियम के केस में हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है। बिल्कुल, लिथियम के केस में क्या होती है? बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है। दैट मींस वहां पर डेल्टा एच टोटल मेरा सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा। सो lithium is stronger reducing agent than all the alkali metal due to their greater hydration energy। so मैंने क्या बोला? तो इसलिए हमारा लिथियम जो होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। किसके कंपेयर में? सभी एल्कली मेटल्स के कंपेयर में। बात क्लियर है यहां तक? सो ओवरऑल ऑर्डर की बात करूं मैं, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरा रिड्यूसिंग नेचर का? ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा मेरा बच्चों, सबसे ज्यादा होगा मेरा लिथियम। क्या होगा? सबसे ज्यादा मेरा होगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? लिथियम, फिर सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम और सोडियम। बात क्लियर है आपको? तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हुआ? लिथियम। और सबसे कम सोडियम मेरा सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। बात क्लियर है आपको? रिड्यूसिंग नेचर क्या हुआ? तो ये बात थी हमारी रिड्यूसिंग नेचर की। अब मैं बात करता हूं कि अगर एल्कली मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल्स के साथ करा दी जाए। नॉन मेटल्स कौन से होते हैं? जो हमारे पी ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के साथ करा दी जाए तो हमें क्या मिलेगा? सो एल्कली मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद नॉन मेटल्स सच एज सल्फर, फॉस्फोरस एंड ऑन हीटिंग, और अगर उन्हें हीट किया जाए तो मुझे सल्फाइड मिल जाएंगे, फॉस्फाइड मिल जाएंगे, रेस्पेक्टिवली ऐसे आइटम्स हमें कंपाउंड मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हैं कि किसी मेटल की रिएक्शन में सल्फर के साथ करा देता हूं, तो सल्फर के साथ कराई मैंने तो मुझे सल्फाइड्स मिल गए M2S। यहां मेटल हमारा कोई भी हो सकता है। इसी तरह अगर मैं फॉस्फोरस की रिएक्शन किसके साथ कराऊं? मेटल के साथ, या मैं बोल दूं किसी मेटल की रिएक्शन फॉस्फोरस के साथ करा देता हूं तो मुझे फॉस्फाइड्स मिल जाते हैं। बात क्लियर है? तो ये थे हमारे कुछ एल्कली मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल्स के साथ। तो ये सारी थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। आई होप आप सबको ये एल्कली मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी। अब मैं लास्ट बात करता हूं यूजेस ऑफ एल्कली मेटल्स, कि एल्कली मेटल्स का यूज कहां कहां होता है बच्चों, उसकी बात करते हैं हम। सो लिथियम मेटल इज यूज्ड टू मेक यूजफुल अलॉयज। मतलब लिथियम मेटल जो होता है उसको अलॉयज जो होते हैं हमारे, उनको बनाने में यूज लिया जाता है लिथियम मेटल को। फॉर एग्जांपल अगर लिथियम को मैं लेड के साथ मिक्स कर दूं तो मुझे बेरिंग्स बनाने के काम में आती है। जो मोटर इंजन होती है हमारी, उसके अंदर जो बेरिंग होती है उनको बनाने के अंदर यूज में ले सकते हैं हम लिथियम को लेड के साथ मिक्स करके। अगर लिथियम को एल्यूमिनियम के साथ मिक्स कर दिया जाए तो हमें वो चीज एयरक्राफ्ट के पार्ट्स जो होते हैं, एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स होते हैं उसको बनाने में यूज लिया जा सकता है। और अगर लिथियम को मैग्नीशियम के साथ मिक्स कर दें तो हमें आर्मर प्लेट्स जो होती हैं वो बनाने में यूज ले सकते हैं हम लिथियम को। बात क्लियर है? लिथियम इज ऑल्सो यूज टू मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं उसके अंदर भी लिथियम का यूज होता है। इसी तरह मैं बात करूं सोडियम मेटल की, तो लिक्विड सोडियम मेटल इज यूज्ड एज ए कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। जो फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं हमारे, उसके अंदर लिक्विड सोडियम मेटल्स का यूज किया जाता है। किसके रूप में? कूलेंट के रूप में यूज किया जाता है बच्चों। इसी तरह सोडियम पोटेशियम का बायोलॉजिकल सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हम पढ़ते हैं सोडियम पंप, पोटेशियम पंप, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो वहां भी सोडियम का पोटेशियम का यूज किया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड इज ऑल्सो यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं हमारे, उसके अंदर भी पोटेशियम का यूज किया जाता है। इसी तरह मैं बात करूं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो सॉफ्ट सोप जो होती है, सॉफ्ट सोप, उसके मैन्युफैक्चर में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। इस तरह बहुत सारे यूजेस होते हैं हमारे एल्कली मेटल्स के। हमें कुछ कुछ यूजेस इनके ध्यान रखने होते हैं। कभी कभी हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है कि इस चीज का यूज कहां किया जाता है, तो हमें उसका भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस ऑफ ये चीज समझ में आई होगी। सो थैंक यू।